हाँ, तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पिछले वीडियो में पेज नंबर 11 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 12 पर जो एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ें फॉरेस्ट से रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे। जैसे चेक ऑन सैंड ड्यून्स इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान अलोंग द कोस्टल ट्रैक्स। ये भी फॉरेस्ट पॉलिसी में इसको शामिल किया गया था। जो मैंने आपको बताया कि 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी रिवाइज हुई उसमें ये सारे पॉइंट्स रखे गए। इसमें ये सबसे पहले हमने जैसे देखा था कि कई सारी बातें हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी पर बात की जाएगी, प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन पर बात की जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज जो है वो भी इसमें ऑब्जेक्टिव में रखा गया, सॉइल इरोजन को चेक करना और कैचमेंट एरियाज़ में डेन्यूडेशन को चेक करना। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आता है कि जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो रेत के जो छोटे छोटे पहाड़ हम देखते हैं जो कि डेजर्ट एरियाज़ में देखे जाते हैं। ये क्या होता है कि सैंड ड्यून्स की वजह से राजस्थान में और कोस्टल ट्रैक्स में इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जो सैंड ड्यून्स हैं इनमें चेंजेस ना आए, इनको चेक किया जाता है। इसके साथ साथ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट्री कवर थ्रू द मैसिव एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन पर एम्फसाइज़ किया जाए, मतलब जंगलों को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और सोशल प्रोग्राम्स भी कुछ शुरू किए जाएं जिसमें सोसाइटी के कई वर्ग मिलकर आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे जंगलों का जो कवर है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है वो दोबारा से उसको रिकवर किया जा सके। ठीक है। स्टेप्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूल, वुड, fodder, minor forest produce and timber for the tribal and the rural population। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया कि जंगलों में इस तरह की वुड पर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है जो कि फ्यूल वुड हो, फॉडर, इसके साथ साथ फॉडर भी सप्लाई हो सके। फॉडर किसके लिए ज़रूरत होती है? कैटल्स के लिए, जानवरों के चरने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉडर मिल सके लोगों को, ख़ास तौर से जंगलों के आसपास रहने वाले ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन को। इसके साथ साथ ड्यूरेबल वुड की ज़रूरत भी होती है कई तरह के फर्नीचर आइटम्स बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी लकड़ी मिल सके, इन सब का भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इंक्रीज़ इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द नेशनल नीड्स। राष्ट्र में जितनी भी फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, जिनमें रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? जंगलों से आता है। वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया जाए और सफिशेंट लेवल में ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो सके जंगलों से, इस बात को भी पॉलिसी में रखा गया। एनकरेजमेंट ऑफ द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द ऑप्टिमम सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड। इसमें यह भी देखा गया कि एनकरेज किया गया कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एफिशिएंट यूज़ किया जाए, मतलब उसे ओवर यूज़ ना किया जाए। फॉरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों का ओवर यूज़ ना हो बल्कि एफिशिएंट यूज़ हो, मतलब जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल हो। और इसके साथ साथ जो वुड है, लकड़ी है, उसका भी एक प्रॉपर इस्तेमाल हो, ऑप्टिमम यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में सब्स्टिट्यूशन खोजे जाए, मतलब कुछ अल्टरनेटिव खोजे जाए। मतलब हमें लकड़ी पर जो बर्डन है या जो लकड़ी पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो, जिससे क्या होगा कि फॉरेस्ट को बचाने में मदद मिलेगी। स्टेप्स टू क्रिएट मैसिव पीपल्स मूवमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मिनिमाइज द प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ऐसा भी कहा गया कि लोगों को चाहिए कि वो कई मूवमेंट शुरू करें और कई तरह से अलग अलग वर्गों को उस मूवमेंट में, उस अभियान में जोड़ें, जिस अभियान के थ्रू जंगलों पर जो प्रेशर बन चुका है उस प्रेशर को घटाया जा सके। अब अगली बात यहाँ की जा रही है कि 1919 में भी एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरेस्ट के फेवर में लिया गया। भारत सरकार के द्वारा एक नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 फंक्शनल।
ताकि 1988 की जो पॉलिसी है वो केवल कागज़ों तक ही सीमित ना रह जाए, केवल डॉक्यूमेंट्स में ही ना रह जाए, बल्कि उसको फंक्शनल भी बनाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर एक नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया ईयर 1999 में। ठीक है, इसका मुख्य मकसद जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों का विकास। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। इन 1965 द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। ये देखो, ये 1965 का एक प्रोग्राम है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो प्रोग्राम्स की बात करने वाले हैं। जैसे हमने अभी एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया कि एक प्रोग्राम कब बनाया गया, 1999 में बनाया गया, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम। अब ये इकलौता फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जो समय समय पर फॉरेस्ट के फेवर के लिए, फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए। जैसे 1965 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, एक सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। और आप सब समझते हो कि कोई भी कमीशन का जब गठन किया जाता है तो उसका पर्पस होता है कि वो कुछ सजेशंस दे, कुछ सजेस्ट करे। तो देखो यहाँ इट्स फंक्शन आर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड डेटा, टू ब्रॉडकास्ट द टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मार्केट स्टडी एंड टू कोऑर्डिनेट द इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन द फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मकसद था डेटा कलेक्शन। सबसे ज़्यादा जो इसका काम था, इसका जो फंक्शन था वो था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और जितनी भी टेक्निकल इंफॉर्मेशंस हैं उनको ब्रॉडकास्ट करना, उसका फैलाव करना, और मार्केट स्टडी करना और कोऑर्डिनेट करना उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जो फॉरेस्ट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं। अब देखो एक और प्रोग्राम की बात करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, IFSO। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1971। ये देखो 1971 में की गई थी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या था, टू फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट। जंगलों में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को मेजर करना और भारत सरकार को इसके बारे में बताना। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। अब देखो कई तरह के रिसर्च और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को भी फॉरेस्ट के साथ इंस्टीट्यूट किया गया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन देहरादून। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया गया, एंड centers under the council was responsible for undertaking the research in the respective eco-climatic zone। तो जितने भी respective eco-climatic zones हैं उन सारे zones में रिसर्च और डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू किए गए। इसके साथ साथ इट्स 4 रीजनल सेंटर्स इन बेंगलोर, कोयम्बटूर, जबलपुर एंड बर्नीहट यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए। तो ये फॉरेस्ट रिसर्च और एजुकेशन के लिए इनको शुरू किया गया। ये सारे इंस्टीट्यूशन को रिसर्च और एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए शुरू किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, 1965 में एक वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया। ये कहाँ किया गया, देहरादून में। क्यों किया गया, ताकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाए और एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन किया जा सके। किस चीज़ में, वुड क्राफ्टिंग में, वुड क्राफ्टिंग में, वुड कटिंग में ट्रेन किया जा सके, किनको, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज़ को। इसके साथ साथ स्टेट वाइज क्या भी बनाए गए, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस बनाई गई। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट वाज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस These corporations were established in 19 states। क्या होता था, पहले जंगलों की कटाई के लिए, जंगलों से जो ज़रूरी लकड़ी होती थी उनकी कटाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते थे, लेकिन बाद में स्टेट वाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशंस बनाई गई ताकि ज़रूरत से ज़्यादा जंगलों की कटाई ना हो, जंगलों का ऑप्टिमम यूज़ हो,
एफिशिएंट यूज़ हो, जितना ज़रूरी हो उतना ही लकड़ी को काटा जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए करीब 19 स्टेट्स में इस तरह की कॉरपोरेशंस को सेटअप किया गया। इसके साथ साथ जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये स्पेशली एजुकेशन और रिसर्च वर्क के लिए होता है। दिस इंस्टीट्यूशन इज़ एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन 1978। 1978 में इनको पहली बार अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया गया इन कोलेबोरेशन विद द स्वीडिश कंपनी के साथ एसोसिएट करके। मतलब स्वीडन जो देश है, जो स्वीडन देश यूरोप में है, उसके साथ एसोसिएट करके इसको ओपन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टैब्लिश्ड द इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। अब देखो बेटा, आपके खुद के राज्य में MP में भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए रिसर्च प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, कंसल्टेंसी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, एंड PG ऑफ द डॉक्टरेट्स डिग्री आर अवॉर्डेड हियर on the basis of the research and the case study. So in this way government is giving emphasis on the various educational and research programs which are associated with the Indian forest. तो ये कुछ ऐसे एक्शन प्रोग्राम्स के बारे में हमने बात की जिनको किस लिए बनाया गया। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव एक ही है और वो है प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। कंजर्वेशन के साथ साथ डेवलपमेंट पर भी ये जोर देते हैं।